वेलकम टू एनसीईआरटी स्पेशल क्लासेस विद मी। पिछले वीडियो में हमने संघ की कार्यपालिका टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम उसी टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन दिया है, संघ राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? हमें चुनना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया है, राज्यों की विधायिका के सदस्यों के मत का मूल्य विभिन्न राज्यों में अलग अलग होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय राज्य की विधायिका के सदस्यों का मत का मूल्य विभिन्न राज्यों में अलग अलग होता है। एक मत का मूल्य होता है राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य गुणे 1/1000, यानी एक मत का मूल्य होता है राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य गुणे 1/1000। अगला कथन दिया है, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो बिल्कुल गलत है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य के बराबर होता है, ना कि अधिक। इसका फार्मूला होता है, एक सांसद का मत मूल्य बराबर सभी राज्यों व संघीय क्षेत्रों के निर्वाचित विधायकों के मत मूल्यों का कुल योग बटे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी कि एक सांसद का मत मूल्य बराबर सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रों के निर्वाचित विधायकों के मत मूल्यों का कुल योग बटे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो हमें चुनना है कौन सा कथन सही है, तो केवल एक सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रपति के कार्यकाल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? हमें चुनना है राष्ट्रपति के कार्यकाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। पहला कथन दिया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। अगला कथन दिया है, राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्षों का होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति को उसके 5 वर्षों के कार्यकाल के बीच पद से नहीं हटाया जा सकता। बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति को उसके 5 वर्षों के कार्यकाल के बीच में महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। अगला दिया है, राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के नाम अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है। जी हाँ, यह ऑप्शन भी हमारा सही है। हमें चुनना था कौन सा कथन असत्य है, तो केवल ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है, यानी कि राष्ट्रपति को उसके 5 वर्षों के कार्यकाल के बीच पद से नहीं हटाया जा सकता। यही कथन हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर उनके पद से हटाया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, संसद द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, संसद द्वारा। केवल संसद ही राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटा सकती है। जिस प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचन की एक विशिष्ट प्रक्रिया है, उसी प्रकार उसे उसके पद से हटाने की भी एक विशिष्ट प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एक प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। इसे महाअभियोग नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने के आरोप में महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में चलाई जा सकती है तथा दूसरे सदन द्वारा उसका अनुमोदन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के कार्यकाल के संदर्भ में, ये तो हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है कौन से कथन सही हैं। तो इसका पहला कथन दिया, सदन में ऐसा प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। महाभियोग प्रक्रिया सदन में लाने से पूर्व 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी होती है। ऐसा प्रस्ताव लाने वाले सदन में कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ऐसा प्रस्ताव लाने वाले सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों
के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। अगला दिया, इसमें राष्ट्रपति को अपना पक्ष स्वयं रखने अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा रखने का अवसर प्राप्त होता है। जी हाँ, यह ऑप्शन भी सही है। हमें चुनना था कौन से कथन सही हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी सही हो जाएंगे। आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में आरंभ की जा सकती है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने के लिए उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर का एक नोटिस भेजना अनिवार्य होता है और नोटिस भेजने के बाद 14 दिन की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद ही सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके बाद दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करता है। दूसरे सदन के समक्ष राष्ट्रपति स्वयं या किसी अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। यदि दूसरा सदन भी अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 मत से इस प्रस्ताव को पारित कर देता है तो महाभियोग के फलस्वरूप राष्ट्रपति को अपदस्थ किया जा सकता है। अपदस्थ मतलब हटाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने के लिए सदन के 1/3 सदस्यों का सदन का बहुमत चाहिए होता है, लेकिन दूसरे सदन में उस प्रस्ताव को पारित करने के लिए सदन के कुल सदस्य संख्या के 2/3 मत से प्रस्ताव को पारित होना आवश्यक है। अगला, तो इसके ऑप्शन नंबर डी हमारा सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। हमें चुनना है कौन सा कथन गलत है। पहला, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र कार्यकाल समाप्ति से पूर्व राष्ट्रपति को दे सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र कार्यकाल समाप्ति से पूर्व उपराष्ट्रपति को दे सकता है। मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर तब तक काम करता है जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए। यह भी सही है। अगला, राष्ट्रपति के पद रिक्त होने के 6 माह की अवधि के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। यह ऑप्शन भी हमारा सही है। राष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में चुनाव शेष अवधि के लिए होता है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल ग्राम पंचायतों के चुनाव में शेष अवधि के लिए चुनाव होते हैं, बाकी सभी पदों के लिए संपूर्ण कार्यकाल के लिए चुनाव होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। हमें चुनना था कौन सा कथन गलत है, तो कथन डी हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राजदूत की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वित्त आयोग की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्य के राज्यपाल, यह भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, ना कि राष्ट्रपति द्वारा। भारत के महान्यायावधि, इसकी भी राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग की भी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 1, 3, 4, 5 और 6, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। आर्टिकल 53 1 के अंत में उपबंध है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। राष्ट्रपति द्वारा किसी देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्ति, वित्त आयोग की नियुक्ति, भारत के महान्यायवादी, राज्य के राज्यपाल तथा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी 1, 3, 4, 5 और 6 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। हमें चुनना है कौन से कथन सही हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है, राष्ट्रपति की सहायता और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। जी हाँ, यह ऑप्शन भी सही है। राष्ट्रपति अपनी इच्छा से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उनके बीच विभागों का बंटवारा करता है। ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उनके बीच विभागों का बंटवारा करता है। तो हमारे ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कथन व कारण से संबंधित है। राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत यानी अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद का गठन राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। इसलिए राष्ट्रपति संसद का एक महत्वपूर्ण अंग है।
संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही कानून बन सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। दोनों सदनों जब कोई विधेयक दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम या कानून बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हमारा बिल्कुल सही होगा। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें चुनना है कि कौन सा कथन सही है। तो कथन एक है, राष्ट्रपति संविधान के अंतर्गत भारत सरकार के कार्यों हेतु कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अगला है, कार्य आवंटन की नियमावली के अंतर्गत मंत्रालयों विभागों में कार्य किया जाता है। जी हाँ, यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। संसद के दोनों सत्रों के आह्वान। जी हाँ, बिल्कुल ये प्राप्त है। संसद के सत्र का सत्रावसान, यह भी प्राप्त है। संसद का स्थगन, ये गलत है। संसद का स्थगन की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, क्योंकि लोकसभा का स्थगन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा और राज्यसभा का स्थगन राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोकसभा का विघटन की शक्ति भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो इसमें से हमें चुनना सी कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। संसद का स्थगन की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सत्य है। हमें चुनना है कौन सा कथन सत्य है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की किसी भी सलाह को लौटा सकता है और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की किसी भी सलाह को लौटा सकता है और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए भी कह सकता है। अगला दिया, संसद द्वारा पारित सभी विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं। राष्ट्रपति उन पर अपनी सहमति देने हेतु बाध्य होता है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं होता है। कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति अपने पास लंबित भी रख सकता है, जिस पर वह अपने पॉकेट वीटो अधिकार का प्रयोग कर सकता है। पॉकेट वीटो का प्रयोग करके वह कुछ विधेयकों को अपने पास लंबित भी कर सकता है। तो इसमें चुनना था कौन सा कथन सत्य है। तो केवल एक हमारा सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, कोई भी धन विधेयक निम्नलिखित में से किसकी स्वीकृति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति। तो ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति हमारा सही हो जाएगा। कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया, संसद सत्र की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद का अगला सत्र प्रारंभ होने की कितनी अवधि के पूर्व यदि संसद ऐसे अध्यादेश को अनुमोदित नहीं करती तो उस अवधि के पश्चात वह समाप्त हो जाता है। 6 सप्ताह, 4 सप्ताह, 8 सप्ताह या 12 सप्ताह। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 6 सप्ताह। प्रथम सत्र के आरंभ होने से 6 सप्ताह पश्चात वह अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 1, 2, 3 यानी 123 के अंतर्गत यदि संसद का अधिवेशन न चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है तथा उसकी स्थिति संसद द्वारा पारित अधिनियम की शक्ति के समान होती है। परंतु संसद का अधिवेशन आरंभ होते ही अध्यादेश को संसद के सम्मुख स्वीकृति के लिए रखना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जारी करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के राष्ट्रपति किस एक मामले में पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। दहेज प्रतिषेध विधेयक, पेप्सू विनियोग विधेयक, भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक या हिंदू कोड बिल। तो ऑप्शन नंबर सी भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। वर्ष 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति यानी जॉल सिंह ने पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग भारतीय पोस्ट ऑफिस अधिनियम के लिए किया था। 1986 में संसद ने उक्त विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति यानी जॉल सिंह के पास भेजा। इन्होंने पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग करते हुए विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं की, जिससे यह विधेयक कानून न बन सका। इस विधेयक की अनेक लोगों ने आलोचना की थी, क्योंकि विधेयक प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करता था। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित किस संदर्भ में राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकता है।
पहला कथन है धन विधेयक, दूसरा केंद्रीय विधेयक मंत्रियों की नियुक्ति, तीसरा किसी भी दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, संसद द्वारा दोबारा पारित कोई विधेयक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी भी दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में प्रधानमंत्री नियुक्त करने के संबंध में राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार को प्रयोग कर सकता है। सामान्यतः भारतीय संसद व्यवस्था में लोकसभा को बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है परंतु यदि विशेष परिस्थिति में लोकसभा में किसी भी राजनीतिक पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तथा कई राजनीतिक पार्टियां लोकसभा में सरकार बनाने का दावा राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करती हैं तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक के आधार पर सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी के साथ में हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।